देखिए, इस समय जो आर्थिक आंकड़े हमारे सामने हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत में जो पूंजी निर्माण है उसमें हम पिछले अटल बिहारी जी के जमाने में भी जो स्थिति थी उससे भी नीचे जा चुके हैं। जो हमारी बेरोजगारी की दर है ऐतिहासिक चल रही है पिछले बहुत समय से। आप क्यों जा रहे हैं यूएई? क्या होने जा रहा है अभी यूएई के अंदर? क्या मिलेगा भारत को? अभी कुछ नहीं मिलेगा, ट्रेड हो नहीं सकता फिलहाल, नोबडी इज ट्रैवलिंग, नो इवेंट्स आर हैपनिंग। आप क्या कर रहे हैं वहां पे जाकर के? आप सिर्फ जबरदस्ती डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर गए हैं और वहां पे आप एंडोर्स करके ईरान को अंगूठा दिखा करके उसको टीज करके ह्यूमिलिएट करके आप वापस आए। नहीं, भारत तो अनवरत खतरनाक स्थिति में है। भारत में खाद की समस्या बहुत बड़ी होने वाली है जुलाई अगस्त सितंबर में, क्योंकि हमारे यहाँ नेचुरल गैस से खाद बनती है। हमारे 32 में से 30 कारखाने उसका उपयोग करते हैं। ये सरकार और ये पार्टी ये पूंजीपतियों का एक फ्रंट है। कई बार तो लोग ये कहते हैं कि असली प्राइम मिनिस्टर शायद वो पूंजीपति हैं जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पीछे से सब कंट्रोल करते हैं। इसके लिए हमें मोदी जी के आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल कैरेक्टर को समझना होगा। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। कभी भव्य स्वागत, कभी बड़े बड़े समझौते, कभी दुनिया के नेताओं के साथ तस्वीरें, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दासोतंत्र पर देख रहे हैं। एक तरफ यूएई दौरे के तुरंत बाद ऐसे बड़े समझौते सामने आए जिन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा नीति और अर्थव्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। दूसरी तरफ विदेशों में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध की तस्वीरें भी सामने आने लगी। तो क्या दुनिया बदल रही है? क्या भारत किसी बड़े संकट की तैयारी कर रहा है? और क्या मोदी सरकार की ग्लोबल इमेज पर अब असर दिखने लगा है? आज की इस खास रिपोर्ट में एक्सपर्ट और पूरी रिसर्च और फैक्ट्स के साथ हम समझेंगे पूरा मामला। जी हां, तारीख याद रखिए 15 मई 2026। प्रधानमंत्री मोदी यूएई पहुंचे। अबू धाबी में उनका जोरदार स्वागत हुआ। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ लंबी बैठक हुई 3A3, लेकिन असली कहानी तस्वीरों के पीछे शुरू हुई। दौरे के तुरंत बाद भारत और यूएई के बीच कई बड़े समझौते घोषित किए गए। इनमें रक्षा साझेदारी, ऊर्जा सुरक्षा, एलपीजी सप्लाई, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, शिपिंग और टेक्नोलॉजी सहयोग जैसे समझौते शामिल थे। अब यूएई के साथ उसके डिफरेंसेस हैं। आप जबरदस्ती यूएई जा रहे हैं। आप क्यों जा रहे हैं यूएई? क्या होने जा रहा है अभी यूएई के अंदर? क्या मिलेगा भारत को? अभी कुछ नहीं मिलेगा, ट्रेड हो नहीं सकता फिलहाल, नोबडी इज ट्रैवलिंग, नो इवेंट्स आर हैपनिंग। आप क्या कर रहे हैं वहां पे जाकर के? आप सिर्फ जबरदस्ती डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर गए हैं और वहां पे आप एंडोर्स करके ईरान को अंगूठा दिखा करके उसको टीज करके ह्यूमिलिएट करके आप वापस आए। और आपने ये डेलिबरेटली किया था। आप इजराइल जानबूझ करके गए थे, आपको पता था युद्ध होने वाला है, वहां आपने अवार्ड रिसीव किया और सुन्न बटा सन्नाटा करके आप चुपचाप चले आए, क्योंकि एंड यू न्यू, हमारे देश को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को पता था, लेकिन इनका कैलकुलेशन गलत हो गया। इनको लगा साहब डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हो जाओ, जीतने वाली पार्टी है ये, तो साहब 4 या 5 दिन की बात है, ईरान खत्म, इसलिए मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। और एक गलत कैलकुलेशन थी। मॉरल हाई स्टैंड जो इस मुल्क का रहा है, हारे या जीते पैलेस्टीन फर्स्ट, और पैलेस्टीन के लोगों को उनकी जमीन दो, ये जवाहरलाल नेहरू से लेकर के वाजपेयी से लेकर के मनमोहन सिंह, सबका यही स्टैंड रहा है। इस प्राइम मिनिस्टर का यह स्टैंड नहीं है, सिर्फ इस प्राइम मिनिस्टर का और इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का। इवन बीजेपी का ट्रेडिशनल स्टैंड पैलेस्टीन के फेवर में था। जाकर के डबल चेक कर सकती है आवाम जो इस प्रोग्राम को देख रही है कि वाजपेयी ने यूट्यूब के ऊपर किस तरीके से पुरानी सरकारों का, मिसेस गांधी के स्टैंड का समर्थन किया था। यासर अराफात क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे हमारे उस जमाने में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में लड़े थे भारत के लिए जब बांग्लादेश टूटा था, और वहां पे प्रस्ताव भारत के फेवर में रहा। हमारे खिलाफ जो पाकिस्तान प्रस्ताव ला रहा था बांग्लादेश के टूटने में, पास नहीं होने दिया। यासर अराफात से मिलना नहीं पसंद करते थे पाकिस्तानी। ये वो कहानियां हैं। लेकिन अब नहीं, अब ये नई तरह की एक नीति शुरू हुई है। इजराइल की असलियत सबके सामने आ गई। वेयर डज इजराइल स्टैंड? मोसाद का जो एक इन्होंने बना रखा था कल्ट फिगर, दैट इज गॉन। द स्टैच्यू हैज बीन ब्रोकन, इट हैज बीन डिमोलिश्ड। इजराइल इज नथिंग टुडे, इट इज ओनली अमेरिका जो उसको बैक करता है। मेन डर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को है कि अगर ईरान न्यूक्लियर चला गया
तो मुसलमान देशों के हाथ में, गल्फ के हाथों में, फिर वो औरों को भी फैसिलिटेट करेगा। लेबनान हो गया, बाकी मुल्क हो गए, जोड़ेगा, इस्लामिक लीडर बनेगा। तो वो इसको जानबूझ करके नहीं चाहते कि यहां पे वो पावर्स आए। दिस इज द बेसिक गेम, दैट इज व्हाट इट इज। पैलेस्टीन उसका एक मुद्दा है। सबसे ज्यादा चर्चा हुई $5 बिलियन निवेश और तेल भंडारण समझौते की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई की कंपनी ADNOC भारत में करोड़ों बैरल तक तेल स्टोर कर सकेगी। सरकार इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बता रही है, लेकिन सवाल ये है कि अचानक इतनी जल्दी ये सब क्यों हुआ। दरअसल पूरी दुनिया इस समय पश्चिम एशिया को लेकर तनाव में है। ईरान संकट लगातार गहरा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर खतरा मंडरा रहा है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल लेकर गुजरता है। भारत भी अपनी लगभग 90% तेल ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। अगर हॉर्मोज में तनाव बढ़ता है या रास्ता प्रभावित होता है तो भारत में क्या होगा, समझिए इसको। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं और लगातार हो रहे हैं। 5वें दिन में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए हैं। देखिए, इस समय जो आर्थिक आंकड़े हमारे सामने हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत में जो पूंजी निर्माण है उसमें हम पिछले अटल बिहारी जी के जमाने में भी जो स्थिति थी उससे भी नीचे जा चुके हैं। जो हमारी बेरोजगारी की दर है ऐतिहासिक चल रही है पिछले बहुत समय से, तो इसमें अब 4-5 साल हो गए। इतनी कभी नहीं थी जितनी बेरोजगारी इस समय इस देश में है। जो हमारा MSME है वो तबाह एक बार हुआ तो उसके बाद वापसी उसकी नहीं हुई। वो हो गया था नोटबंदी के बाद और तब से उसकी हालत वैसे ही चल रही है। इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं, बेतरह गर्मी है, क्योंकि इस साल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्लाइमेट को अध्ययन करते हैं उन्होंने कहा कि अल्नीनो का साल है ये, और ये सुपर अल्नीनो है और इसमें बेतहाशा गर्मी होगी, आंधियां तूफान ये सब आएंगे, असमय वर्षा होगी, ओले पड़ेंगे, किसानी वगैरह के लिए बड़े संकट पैदा हो जाएंगे और नुकसान होगा जान माल का एक बड़े पैमाने पर। जैसे मैंने कहा कि इस समय बेतरह गर्मी है। भारत में कुल 8% लोगों के पास एयर कंडीशनर है। भारत के अपना जो आंकड़ा है हमारा 8%, यानी 92% हमारी आबादी के पास एयर कंडीशनर भी नहीं है। जबकि हम जिस गर्मी के रेंज में आ गए हैं, बांदा में कल हमारे यहाँ 48 डिग्री था उत्तर प्रदेश में, वो नीलखंड का गर्म जिला है, और हमारे यहाँ बहुत सारे जिलों में ये 46 पार कर जाता है और बहुत सारे राजस्थान के अन्य जिलों में तो वो 52 तक भी जाता है, वहाँ जाता है। ऐसे में एयर कंडीशनर भी न होना, 92% जो है वो सीधे तापमान के सामने है, जो असाधारण है, अचानक है और बहुत तेज है। जो हमारी FDI आने का, FII आने का जो आंकड़ा है वो सब धरातल में है। अभी जापान टाइम्स का ट्वीट है, कल ही का ट्वीट है, जिसमें उसने कहा है कि भारत अब दुनिया में जो इस समय विकास की रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से चल रही है वो बोगी खो चुका है। भारत अब उस रेस में कहीं है ही नहीं। ये जापान टाइम्स ने कहा, हमसे कोई झगड़ा नहीं है उनसे। हमारे यहाँ तो बनारस में कोशिश की गई थी कि बनारस को क्योटो बनाया जाए और क्योटो बनारस की चीज क्योटो में ले जाई जाए, बड़ा एक रिश्ता बनाने की कोशिश हुई थी। तो ये मतलब सब जगह से जो आपने बात बताई कि वहाँ के स्कैंडिनेवियाई अखबारों में ये छपा, और ये यूरोपीय यूनियन का कंसर्न है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार के मामले और उनके साथ अत्याचार के मामले, उनके विरुद्ध भेदभाव के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं। वहीं डेम इंस्टीट्यूट है स्कैंडिनेविया में ही, वो हर साल इसका परीक्षण करके रिपोर्ट देता है जिसमें भारत को लगातार इंगित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो धरातल में है लगातार, वहाँ बहुत बुरे हाल है। ये सब वहाँ कहा गया मीडिया में। उनके प्रधानमंत्री ने हो सकता है अपनी ऑडियंस के लिए कहा हो कि हमने ये सब इश्यूज रेज किए हैं। भारत की ओर से सफाई दी गई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ सामने आने नहीं दी जाती इस दौर में, और कुछ झूठी खबरें चलाई जाती हैं। जैसे NI ने एक महिला को स्वीडन में इंटरव्यू करके दिखाया कि वो मोदी जी के आने से, एक विदेशी महिला को दिखाया कि वो बड़ी खुश है। बाद में पता चला कि वो तो हम भारत में जो तैनात उनका स्टाफ है उसमें आर्थिक मामलों की देखभाल करने वाले अधिकारी है। तो ये दूसरी ओर वो जो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं, संयोग दुर्योग से हम लोग भी उन सब जगहों पर गए हैं, और आप भी गई थी अभी हाल में। हम लोगों को भी भारतीय मिले, तो हम लोगों को तो ये नौटंकी वाले कहीं नहीं मिले।
तो ये प्रायोजित किए जाते हैं, इनमें से बहुत सारे यहीं से ले जाए जाते हैं, बहुत सारे यूरोप के दूसरी जगहों से आरएसएस और उसके संगठन हैं बहुत सारे, और कुछ हमारे नेटिव संगठन बहुत तरह के बनते हैं, बंगालियों का अलग है, गुजरातियों का अलग है, नॉर्थ इंडियंस का अलग है, तेलुगु लोगों का अलग है, तमिल का अलग है, मलयाली लोगों का अलग है। भारत के इस तरह के संगठन समाज के लोग जो वहाँ रहते हैं अपना अपना सांस्कृतिक कारणों से बनाए रहते हैं, और बहुत सारे लोग भी मिलते हैं जो आपको, अगर आप उन्हें खरीद सकें तो आपके लिए ये सब कर सकते हैं। तो ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं, लेकिन इससे वो स्थिति नहीं बदलेगी जो घर में है। गैस सप्लाई प्रभावित हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, रुपए पर दबाव आ सकता है और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इन समझौतों को सिर्फ व्यापारिक डील नहीं बल्कि इमरजेंसी तैयारी मान रहे हैं। अब बात रक्षा समझौते की करें। भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर हुए। इसमें समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सैन्य सहयोग और एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम की बात सामने आई, लेकिन इसके पीछे भी बड़ा भू राजनीतिक संकेत छिपाई दिखाई देता है। जी हाँ, क्योंकि इस समय पश्चिम एशिया में नए शक्ति समीकरण बन रहे हैं। ईरान अलग दबाव में है, सऊदी अरब और यूएई अपनी नई रणनीति बना रहे हैं, पाकिस्तान भी खाड़ी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने में लगा है। नहीं, भारत तो अनवरत खतरनाक स्थिति में है। भारत में खाद की समस्या बहुत बड़ी होने वाली है जुलाई, अगस्त, सितंबर में, क्योंकि हमारे यहाँ नेचुरल गैस से खाद बनती है। हमारे 32 में से 30 कारखाने उसका उपयोग करते हैं, और हम करीब आधी नेचुरल गैस इंपोर्ट करते थे और ज़्यादातर उसमें से कतर से करते थे। ये सब चीज़ें इस समय मुश्किल में पड़ गई हैं, अल्टरनेट्स इनके हैं नहीं। रूस से कुछ लेने पर हमारे ऊपर प्रतिबंध हमने खुद ओढ़ रखा है और हम झूठ बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन रोज खबर आती रहती है हाँ हाँ हाँ। तो अब उसका इन सब का उत्तर नहीं है। युद्ध हो सकता है, जब बातचीत से कोई चीज़ तय नहीं कर पाते लोग, जो करना चाहिए युद्ध करते हैं। अमेरिका इस सब में बहुत बार बदनाम है। अमेरिका इजराइल के इंटरेस्ट ऐसे हैं, और वो जो कि खिसिया रहा है ये युद्ध, उसने शुरू किया था रिजीम चेंज के लिए, वो एजेंडे सब बदलते चले गए हैं। अब तो होर्मुज खोलने पे आ गया है मामला। तो ऐसी कोशिश बिल्कुल हो सकती है, और ऐसी कोशिश करके एक बार फिर वो फेल हो सकते हैं। पहले वो जो उन्होंने किया उसमें वो बुरी तरह फेल रहे हैं। दुनिया में उनका सारा समर्थन घट गया, यूरोप उनसे अलग हो गया, एशिया से कोई गया नहीं, जो उनके साथ थे वो भी चीख पुकार मचा रहे हैं, जापान, कोरिया, भारत। तो कुल मिला जुला के वो आइसोलेटेड है। अफ्रीका में कोई उनके साथ उस तरह से है नहीं। ब्रिक्स के देशों में भारत के अलावा कोई इस लाइन पे है नहीं। यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में रूस और चीन वीटो के लिए ईरान के पक्ष में थे, हैं और रहेंगे। परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ इतना जरूर हुआ है कि जीसीसी के देशों में अब ज्यादातर देश अमेरिका के और इजराइल के खिलाफ हो गए, और वो एक नया रिश्ता वहाँ, युद्ध आज हो, फिर से हो, फिर खत्म हो, फिर बात हो, जब भी होगा नई परिस्थितियों में अमेरिका इजराइल की लॉबी कमजोर होगी, दुबई आइसोलेट होगा, और एक नई परिस्थिति जियोपॉलिटिकल रूप में हमारे सामने होगी, जिसमें अमेरिका कमजोर होता हुआ नजर आएगा। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति चीन होके आए हैं, ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि उन्होंने कुछ हासिल कर लिया हो। यही समझ में आया कि उनको सबक मिल गया, और वो ताइवान पे भी अपना दावा जो पहले करते थे उससे कमजोर हो गए हैं। तो इस लिहाज से चीन ने वहां कुछ हासिल किया है उनके इस दौरे से, लेकिन अमेरिका ने क्या हासिल किया है ये अभी तक बहुत कुछ पता नहीं चला। खुद अमेरिकी टिप्पणीकार, उनके अखबार, उनका मीडिया, और पश्चिम का मीडिया और एशिया का मीडिया इस बारे में यही सब कह रहा है। तो ये सब हमारे सामने है, और विश्लेषक जो है दुनिया के वो भी कह रहे हैं। सिर्फ भारत का एक राइट विंग है जिसकी एक अलग तरह की सोच हो गई है, अलग तरह का उसका दुनिया को समझने का अलग नजरिया है इस समय, और अभी वो नजरिया समझने और उस पर हाँ में हाँ मिलाने वाली एक जमात मौजूद है जो नफरत पे पल रही है, और वो अभी कुछ दिन तक चल सकती है। नफरतें चलती हैं बहुत जगह, बहुत तरह से। ऐसे में भारत का ये कदम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी माना जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि पश्चिम एशिया की सुरक्षा राजनीति में भी अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है। लेकिन सोशल मीडिया पर बहस कुछ और ही चल रही है। लोग पूछ रहे हैं, अगर हालात सामान्य हैं तो इतनी तेजी से तेल भंडारण समझौते क्यों हो रहे हैं? क्या सरकार आने वाले संकट को पहले से देख रही है, या देख नहीं सकी कि संकट इतना बड़ा हो रहा है? क्या भारत किसी बड़े वैश्विक तनाव के लिए तैयारी कर रहा है? ये सरकार और ये पार्टी
ये पूंजीपतियों का एक फ्रंट है। कई बार तो लोग ये कहते हैं कि असली प्राइम मिनिस्टर शायद वो पूंजीपति हैं जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पीछे से सब कंट्रोल करते हैं। नीतियां, बजट, आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी, किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट होगा, किस में नहीं होगा, ये सारे कुछ बड़े बिजनेसमैन इस मुल्क को कंट्रोल करते हैं। और पिछले 2014 से लेकर के आज तक सारा का सारा जो कंट्रोल है वो 8, 10, 12 बड़ी बिजनेस फैमिलीज के हाथ में है। पैसा उनके हाथ में, प्रॉफिट्स उनके हाथ में। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। वी आर जस्ट टूल्स फॉर मेकिंग प्रॉफिट फॉर देम। ये है आपकी बिजनेस व्यवस्था। तो अभी तक जब इन्होंने लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और डिप्राइव्ड क्लास को तो छोड़ ही दीजिए, उनका तो हम डिस्कशन करें ही ना, तो उनके बारे में इन्होंने कोई खास ध्यान दिया नहीं, क्योंकि पैसा कहीं और से आ रहा था, इलेक्शन फंडिंग कहीं और से आ रही थी, पॉलिसीज उनके लिए बन रही थी। तो आप एक बड़े बिजनेसमैन से, ये मार्क्स ने कहा है कि भाई सोशल डेमोक्रेसी के खिलाफ मार्क्स इसलिए थे कि वो कहते थे कि बड़ा खतरा होता है कि पॉलिटिकल बिजनेसमैन नेक्सस अगर मुल्क में हो गया तो डिप्राइव्ड क्लासेस, मिडिल क्लास ये सफर करते हैं। इस मुल्क में यही हो रहा है। एक ड्राइवर जो एक एस्टीम्ड टीवी चैनल में, कोई भी टीवी चैनल हो, काम करता है, वो वेंडर के थ्रू लगता है, ठेकेदार के थ्रू लगता है। उसको आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। 25-25, 30-30 साल से आपके चैनल चल रहे हैं, लेकिन नो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग कॉन्ट्रैक्चुअल, एवरीथिंग इन द फेवर ऑफ द बिजनेसमैन। चावर लेबर कोड आप लेकर के आए, हायर एंड फायर, स्ट्राइक्स को कितने बुरी तरीके से इलीगल कर दिया गया, डिटेंशन, सब कुछ तो बदला है इस मुल्क के अंदर। तो अब क्या हुआ साहब कि जब ये क्राइसिस आई हमारी ईरान वाली, तो बहुत सारा ट्रेड जो इंटरनेशनल हो रहा था वो रुका। दुबई जाना रोकना पड़ा, ईरान इराक जाना रोकना पड़ा, सऊदी अरब के चक्कर रोकने पड़े। और गल्फ आपको मानना पड़ेगा एक बहुत बड़ा फोकल पॉइंट है बिजनेस का हमारे मुल्क के लिए। बहुत ट्रेडिंग होती है और हमारे प्यारे हिंदू बिजनेसमैन अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं, फिर यहाँ पे आकर के अच्छी तरह से फंडिंग करके इस्लामोफोबिया भी फैलाते हैं उसी पैसे से। तो नाउ द फैक्ट इज दे आर ट्रबल्ड, दे आर डिस्टर्ब्ड। और वो कह रहे हैं कि साहब ये क्या हो गया, ये हमारे प्रॉफिट्स तो आने रुक गए, हमारी विजिट्स रुक गई, हमारे इवेंट्स रुक गए, हमारी ट्रेडिंग रुक गई, माल जाएगा कैसे, माल आएगा कैसे? यहाँ पे आप हमें गैस नहीं प्रोवाइड कर रहे, फ्यूल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्ट्री चलेगी कैसे? अब जब पेट पे लात इन बड़े लोगों के पड़ी है, तब इनको गरीब लोगों का दर्द कुछ समझ में आया है। अब इन्होंने छोटा मोटा हल्ला मचाना शुरू करा है। दिस इज वेयर द थिंग्स एक्चुअली स्टैंड, नंबर 1। नंबर 2, अब ट्रंप साहब ने बोला कि साहब आपकी जो समय सीमा मैंने निर्धारित करी थी रशिया से तेल खरीदने के लिए, वो आपकी समाप्त हो चुकी है। तो आप, जब ये अमेरिका का परमिशन था, तो गोदी मीडिया के एंकर चीख चीख के कह रहे थे, देखिए हमारा देश कितना ब्रेव है, मोदी साहब का कितना बड़ा सीना है, और रशिया से तेल ले रहे हैं। ये नहीं बोलते थे कि यू आर एक्चुअली बीइंग परमिटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड दैट इज व्हाई यू आर परचेजिंग द ऑयल। अब आप लेंगे नहीं लेंगे, और किस रेट पे लेंगे, और लेंगे तो क्या रशिया आपको सस्ता तेल देगा, प्रीमियम लगा करके देगा? आपने दोस्ती खत्म कर दी। आपने एक मुल्क और एक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को खुश करने के चक्कर में, व्हाटएवर बी द रीजन, आपकी व्यक्तिगत मजबूरी, आपके स्कैंडल्स, या आपका ओवरऑल इकोनॉमिक मॉडल वो क्या था, उसकी वजह से आपने रूस जैसे दोस्त को खो दिया। और रूस एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट था, चाइना को लेकर के भी हमारे लिए और अमेरिका को लेकर के भी। टुडे इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स यू। आज उसको आप दोस्त नहीं मान सकते, इट्स एन अक्वेंटेंस। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। यूएई बर्बादी के कगार पे है, यूएई को समझ नहीं आ रहा दुबई को हम क्या करें। हमारे साहब भी वहां पहुंचे थे, गले वले मिले खूब धुरंधर के स्टाइल में, बड़ी रील साहब वायरल हुई कि द प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू कॉपी द स्टाइल ऑफ धुरंधर। अब यही एक रह गया है कि बॉलीवुड की सस्ती पिक्चरों को हमारे प्रधानमंत्री कॉपी करें वहां पे, उसके बाद रील बनाई जाए, फिर गोदी मीडिया के एंकर खड़े होकर के रील को दिखाएं और ताली बजाएं। Isn't it? अब यूएई कह रहा है कि साहब ये युद्ध पता नहीं कब थमेगा, थमेगा या नहीं थमेगा, तो हम तो साहब अलग से पाइपलाइन डालेंगे कि हम हॉर्मूज को किसी तरीके से बाईपास करें। दैट इज देयर स्ट्रेटजी नाउ एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, दे हैव स्टार्टेड, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये कोई 24 घंटे का या 4 महीने का काम तो होता नहीं कि आपने पाइपलाइन डाली किसी और आपने सबको सरकमवेंट कर दिया। लेकिन जो स्ट्रेटजी अमेरिका यूएई की है वो ये है कि हम अब हॉर्मूज पे ध्यान ही ना दें, क्योंकि नाउ दे नो हॉर्मूज में ये ईरान को नहीं शिकस्त दे सकते, वो उसी के कब्जे में रहेगा, वो जिसको मर्जी वो आने देगा, जिसको मर्जी वो नहीं आने देगा। सऊदी अरबिया के जो सुर हैं वो बदले हुए हैं, थोड़ा सा उन्होंने भी आकर के रियलिस्टिकली सोचा चीजों को, और प्रॉफिट और लॉस के बजाय उनकी जो रॉयल फैमिली की इन्वेस्टमेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, मोटा पैसा बनता है इन शेखों का, and they are not bothered about Palestine, they are not bothered about Iran,
उनको बस एक अमेरिका से दोस्ती, क्योंकि वो सोचते थे कि अमेरिका इनविंसिबल है। लेकिन ईरान जिस तरीके से एक सुपर पावर के रूप में मैं कहूंगा, जिसने चैलेंज किया अमेरिका को, आंख में आंख डाल करके उभरा है, सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो लर्निंग अ लेसन। और उनकी अपनी आवाम भी जो है वो सोचती है, डिस्कस तो करती होगी जितना वो अलाउ करते हैं, कि भाई ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, बट कंडीशंस इन माय कंट्री आर फ्रॉम बैड टू वर्स। आप बहुत बुरी स्थिति में जा रहे हैं, उसको कवर अप करने के लिए अलग अलग तरीके की चीजें, कभी आप बहुत चाला मीडिया पे डिस्कस करते हैं, कभी बंगाल के अंदर आप कुछ दिखाएंगे कि बीजेपी वाला पिट रहा है, साहब देखिए कितना अन्याय हो गया, कभी आपको दिखाएंगे कि साहब ये देखिए ये मुसलमान है, ये लव जिहाद कर रहा है। ये डिबेट्स जानबूझ करके नेशनल मीडिया पे कराई जाती हैं। जी हाँ, री एडिट और दूसरे प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने लिखा कि सरकार जनता को पूरी तस्वीर नहीं बता रही। कुछ ने इसे दूरदर्शी नीति कहा तो कुछ ने इसे क्राइसिस मैनेजमेंट बताया। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई और इस तस्वीर ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। विदेश में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रदर्शन। जी हां, यूरोप समेत कई जगहों पर कुछ समूह ने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कुछ प्रदर्शन मानव अधिकार और लोकतंत्र के मुद्दों पर हुए, कुछ में अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर नारे लगे। हालांकि सरकार समर्थकों का कहना है कि ये छोटे समूह हैं और भारत की छवि पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या मोदी सरकार की ग्लोबल इमेज अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मोदी सरकार ने दुनिया में एक मजबूत छवि बनाई थी। बड़े रोड शो, प्रवासी भारतीय कार्यक्रम, हाई प्रोफाइल डिप्लोमेसी उसकी पहचान बन रही थी और हर ऐसी एक यात्रा में कोई महिला, कोई पुरुष रोता हुआ दिखता था और वो प्रधानमंत्री मोदी को साक्षात भगवान के रूप में देख रहा होता था। लेकिन अब धीरे धीरे ये कम हो रहा है या बहुत कम हो चुका है। लेकिन अब विदेशों में विरोध की तस्वीरें भी लगातार चर्चा में आ रही हैं। लोगों का कहना है कि सिर्फ पीआर और इमेज मैनेजमेंट से वास्तविक सवाल नहीं दबाए जा सकते, जबकि जो लोग हैं कुछ ये भी कह रहे हैं कि बड़े नेताओं के खिलाफ विरोध दुनिया भर में सामान्य बात है। इसके लिए हमें मोदी जी के आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल कैरेक्टर को समझना होगा। मोदी जी का जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल कैरेक्टर है वो आरएसएस से आता है। आरएसएस अंग्रेजी राज के साथ मिलके भारतीयों के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली एक संस्था के रूप में था, जिसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन उनके कामों की अगर आप एनालिसिस करें तो वो यही करते हुए मिले थे। क्योंकि वो अंग्रेज चाहते थे कि भारत डिवाइड रहे और भारतीय आबादी डिवाइड रहे, क्योंकि वो कम थे संख्या में, उनका देश दूर था, समुद्र से आना जाना होता था, उस समय जहाज एयर के उतने नहीं डेवलप हुए थे, तो उनके लिए जरूरी था कि ऐसी परिस्थिति हो जिसमें यहाँ की जनता आपस में लड़ती रहे। कैसे लड़ सकती है? दो धर्म यहाँ बड़े बड़े थे, मुसलमान और इस्लाम और हिंदुइज्म, तो इन दोनों की बड़ी बड़ी आबादी थी। हिंदुइज्म थोड़ा ज्यादा था, इस्लाम थोड़ा कम था, तो इन दोनों में अगर लड़ाई होती रहे, जो 1857 में एक साथ थे और एक साथ आजादी के लिए लड़े थे, भले ही वो राजाओं के नेतृत्व की लड़ाई थी, लेकिन थी, उसमें लोग शामिल थे, तो उससे अंग्रेजों ने एक सबक लिया था और वो चाहते थे कि इन दोनों में डिवीजन रहे, ये दोनों एक दूसरे से लड़े, हमसे लड़ने की जगह। वो काम एक और मुस्लिम लीग और अन्य इस तरह की संस्थाएं कर रही थी, जो इस्लाम के मानने वालों के बीच अंग्रेजी दलाली कर रही थी, और हिंदुओं के बीच हिंदू महासभा और आरएसएस ने वही काम करके उनको दिया। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि द्वितीय विश्व युद्ध होगा तो उसके ये नतीजे होंगे और उस नतीजे में देश आजाद भी हो सकता है। वो उस आधार पे नहीं चल रहे थे, वो उस आधार पे चल रहे थे कि अंग्रेज हम पे शासन करेंगे और हम अंग्रेजों से अच्छे संबंध बना के उनसे कुछ लोकली हासिल करेंगे, और राजा महाराजाओं के लिए, अपने बड़े बड़े धार्मिक ठेकेदारों के लिए, और अपनी जो उनकी हिंदू फिलॉसफी है उसके लिए, तो वो इस लिहाज से अंग्रेजों के साथ थे। लेकिन एक राष्ट्रीय आंदोलन था जो द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों में जिसने आजादी हासिल कर ली और अंग्रेज यहाँ से गए, लेकिन वो उस बीज को डालते हुए चले गए, और इसलिए कि उनको उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल शायद हम फिर लौटें तो ये परिस्थितियां हमारा फायदा करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत एक सफल गणतंत्र के रूप में बदला, जिसने एक संविधान अंगीकार किया जो सेक्युलर था, सोशलिस्ट था, डेमोक्रेटिक था, और उसने 7-8 दशक इस पर सवारी करके ये देश को यहाँ तक पहुंचाया। लेकिन अब 12-15 साल से ये लोग आ गए हैं जिनकी विचारधारा जब पहले अंग्रेजों के साथ थी, अब उन्होंने उसे अमेरिका के साथ नत्थी कर रखा है। इनकी हमेशा से ये धारणा रही है, और भारत में वो राजा महाराजाओं और पूंजीपतियों की पार्टी, और आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का वो नेतृत्व करते हैं। एक्चुअली विचार वो नीचे वालों में दूसरा बेचते हैं,
लेकिन एक्चुअल उनके इंटरेस्ट जो है उनके साथ है। तो हमारे देश के पूंजीपति क्या कर रहे हैं ये भी तो देखिए। हमारे देश के पूंजीपति खुद, हमारी वित्त मंत्राणी जी का कल बयान है, उनके सलाहकार का परसों का बयान है, दोनों कह रहे हैं कि भारतीय पूंजीपति पिछले हमारे फैसलों से उनकी 30% से ज्यादा ग्रोथ हुई है, लेकिन वो भारत में कैपिटल फॉर्मेशन में कोई काम नहीं कर रहे, यानी यहाँ पैसा नहीं लगा रहे, यहाँ कारखाने नहीं लगा रहे। दूसरी ओर अमेरिकन एम्बेसी का पोस्टर आया है ट्विटर पर, जिसमें वो बता रहे हैं कि भारतीय उद्योगपतियों ने अमेरिका में एक बैठक करके ऐलान किया है कि वो $20 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और हमारे एक और उद्योगपति जो एक मामले में वहां फंसे हुए हैं, जो इस सरकार के सबसे प्रमुख दोस्त हैं और जिनको ये सरकार सारे संसाधन लुटा रही है, वो वहां वादा करके आए कि उनके खिलाफ जो मुकदमा है उसको हटा लिया जाए, तो $10 बिलियन वो भी खर्च करेंगे और 15,000 लोगों को वहां नौकरी देंगे। यहाँ 15 आदमी को नौकरी नहीं दे रहे हैं, वहां 15,000 को अमेरिका में नौकरी देने को तैयार है। यहाँ 15-20 हजार रुपए में काम लेते हैं, वहां 2.5 लाख रुपए कम से कम एक मजदूर को देना होगा, लेकिन वो वहां देने को तैयार है। तो यहाँ का जो सारा प्रभा मंडल है भारत का, उसके पैर यहाँ हैं, इसलिए कि हम गरीबों से, इस देश, गरीब लोगों के देश से ज्यादा संसाधन लूटे जाए और इसको विदेशों में रखा जाए। जो दूसरे बड़े भाई हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने जब पिछले साल रूसी तेल से 18 लाख, लोग कहते हैं 18 लाख करोड़ रुपए कमाए, उसमें से 10 लाख करोड़ उन्होंने सिंगापुर में बैंक में रखा था, भारत में नहीं। भारत में जब उद्योग लगाते हैं तो पैसा भारतीय बैंकों से लेते हैं, भारतीय बीमा कंपनी से लेते हैं, भारतीय संसाधनों से लेते हैं, थोड़ा बहुत बाहर से लाते हैं, लेकिन जब इससे कमा लेते हैं तो इस पैसों को यहाँ नहीं रखते, तब वो विदेश ले जाते हैं। वो भी पहले ऐलान करके आए हैं, और उनका ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया था कि वो तो पता नहीं 30 लाख करोड़ वहां लगाने वाले हैं। तो ये हो रहा है। हमारे यहाँ से जो कैपिटल यहाँ फार्म होनी थी इस देश के लोगों के लिए, इस देश में रोजगार पैदा करने के लिए, फैक्ट्री पैदा करने के लिए, काम पैदा करने के लिए, विकास करने के लिए, वो यहाँ से उड़ रही है, बाहर से आ भी नहीं रही है और यहाँ से जा बहुत तेजी से रही है। और हमारे लोग भी ले लेके भाग रहे हैं, जो थोड़े बहुत, जिनके पास कुछ पैसे हैं, 15-20 करोड़ 25 करोड़ वाला जो क्लब है, वो या तो दुबई भाग जा रहा है, या यूरोप भाग जा रहा है, या अमेरिका भाग जा रहा है, या मलेशिया भाग जा रहा है। वो भगदड़ में लगा हुआ है, हर साल उनका नंबर भागने वालों का बढ़ता चला जा रहा है। यही वो लोग हैं जिनमें से कुछ लोगों को बटोर के स्टॉकहोम में नाच गाना हो रहा है और अन्य जगहों पर नाच गाना होता है। तो ये सब इस देश के ज्यादातर साधारण लोगों को, किसानों, मजदूरों को और हमारे देश के संसाधनों को लूट कर यहाँ से उत्पन्न कैपिटल को बाहर उड़ाने वाला ग्रुप है, जिसका नेतृत्व हमारे कथित राष्ट्रभक्त नेता कर रहे हैं और हम देशद्रोही लोग अपना दुख बयान कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या भारत किसी बड़े आर्थिक और भू राजनीतिक बदलाव के दौर में प्रवेश कर रहा है? क्योंकि अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो उसका असर सीधे भारत पर पड़ेगा। तेल कीमतों से लेकर महंगाई तक, विदेश नीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, हर चीज़ प्रभावित हो सकती है। और शायद यही वजह है यूएई यात्रा के बाद हुए समझौते इतने महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सरकार इसे भारत की ताकत और वैश्विक प्रभाव बता रही है, और एक्सपर्ट पूछ रहे हैं क्या असली खतरे जनता से छिपाए जा रहे हैं। अब फैसला जनता को करना है, क्या ये मजबूत कूटनीतिक है या आने वाले बड़े संकट की तैयारी। अब चलते चलते एक किस्सा और भी सुनते जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर भारत का टीवी मीडिया अक्सर ऐसा माहौल बनाता है जैसे पूरी दुनिया उनके स्वागत में बिछी जा रही है। कैमरे, तालियां, रोड शो, बड़े बड़े मंच। लेकिन असली पत्रकारिता सिर्फ कैमरे की चमक से नहीं होती, सवालों से होती है। इस बार नॉर्वे की पत्रकार हीली लिंग ने वही सवाल पूछ दिया जिससे पूरा माहौल बदल गया। बताया जा रहा है कि पत्रकार के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी सीधे जवाब देने से बचते नजर आए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? इसके बाद फिर क्या था, सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से चर्चा में आ गया। हेली लिंग ने अपने एक्स अकाउंट पर तंज करते हुए लिखा, प्रेस फ्रीडम के मामले में भारत का मुकाबला फिलिस्तीन, इमीरात और क्यूबा जैसे देशों से किया जा रहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें उम्मीद थी
कि मोदी उनका सवाल नहीं लेंगे, लेकिन सवाल पूछना एक पत्रकार का काम है। यही वो नॉर्वे है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पर है और भारत 157वें स्थान पर। यही फर्क सवाल पूछने वाली पत्रकारिता और सिर्फ सत्ता की छवि चमकाने वाली पत्रकारिता में है। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, जब छुपाने को कुछ ना हो तो डरने की जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी ने आगे सवाल उठाया, जब दुनिया एक ऐसे प्रधानमंत्री को सवालों से बचते हुए देखती है तो भारत की वैश्विक छवि पर उसका क्या असर पड़ता है। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक बहस तेज है। समर्थक कह रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्ष का नैरेटिव है, जबकि लोग मान रहे हैं इसे प्रेस की आज़ादी और जवाबदेही से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल हमेशा वही रहेगा, क्या सत्ता सवालों का सामना करेगी या सिर्फ कैमरों के सामने मुस्कुराती तस्वीरें ही दिखाई जाएंगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही एक रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।